फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट टीच। आज का ये वीडियो सीटेट परीक्षा के बारे में है। सीटेट परीक्षा का जो दिसंबर 2019 का पेपर था सीडीपी का, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए आप 15 क्वेश्चंस देखिए, आपको पता चलेगा कि लेवल किस तरह का रहता है, पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहता है, क्वेश्चंस कितने टफ रहते हैं या इजी रहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है इस विषय के बारे में, सीडीपी के बारे में। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमेशा ही किसी भी एग्जाम के लिए बेस का काम प्रीवियस ईयर पेपर ही करता है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कहाँ पर है और कितनी मेहनत आपको और करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं 2019 का पेपर है ये दिसंबर का, और पेपर 1 है ये, जो प्राइमरी लेवल के लिए लेवल फर्स्ट का जो एग्जाम होता है सीटेट का, उसका। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बाइलिंगुअल है ये, हमारा पार्ट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। हम हिंदी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, साथ में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को भी देख लेंगे। ठीक है, पहला है भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा विकास और अर्जन के लिए जो है सबसे संवेदनशील, आप मान सकते हैं सबसे अच्छी अवधि कौन सी है, जिसमें बच्चा जो है सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से किसी भी भाषा को अर्जित कर सकता है, भाषा को सीख सकता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा। जन्म पूर्व अवस्था आपकी हो नहीं सकती, क्योंकि जन्म से पूर्व तो बच्चा क्या ही भाषा सीखेगा। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है, इसका करेक्ट आंसर है जो 3 से 6 वर्ष के बच्चा होता है, उसका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है, लेड यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र जो होता है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। किसी भी बच्चे को अगर आप इस उम्र में कोई भी नई भाषा सिखा रहे हो तो वो इजीली सीख जाएगा। जैसे कि हम कहते भी हैं कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो या किसी नए भाषा परिवेश में जा रहे हो, तो जितना जल्दी जो वहाँ के बड़े होते हैं वो भाषा नहीं सीख पाते, उससे जल्दी जो है बच्चे भाषा को सीख पाते हैं। तो इस उम्र में जो है ये जो भाषा अधिग्रहण की क्षमता होती है वो अधिक सक्रिय रहती है। ठीक है, तो हमारा हो गया प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो लॉरेंस कॉलबर्ग के बारे में आप जानते होंगे अगर आपने पहले से सीडीपी पढ़ रखी है, और अगर आप एकदम नई शुरुआत कर रहे हैं, आपने कुछ भी सीडीपी में नहीं पढ़ा, तो हो सकता है आप लॉरेंस कॉलबर्ग के बारे में नहीं जानते। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में शायद लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी जो है आपको पढ़ने को मिल ही जाती है, शायद क्या पक्का ही है ही। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इन्होंने जो है 3 स्टेज बताई थी। ठीक है, उनमें जो है 2-2 भागों में बांटा था, यानी कुल मिलाकर इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें पहली जो है दंड और आज्ञा पालन थी, दूसरी प्रशंसा, दूसरी जैसे को तैसा। ठीक है, फिर प्रशंसा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की करके। ठीक है, फिर सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना, फिर जो है सामाजिक अनुबंधन, अभिन्यास, और फिर जो है वो अपने विवेक के आधार पर नैतिक आचरण का प्रदर्शन करना था। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रसुप्ति अवस्था नहीं हो सकता, ये जो है स्किनर की थ्योरी थी। ठीक है, मूल संक्रियात्मक अवस्था ये जीन प्याजे की थ्योरी थी, तो ये भी नहीं है। उद्योग बनाम अधीनता ये इरिक्सन की थ्योरी थी, तो ये भी नहीं है। तो इसमें जो है ये हमारे दूसरे स्टेज की पहली अवस्था है, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, यानी कि तीसरे स्टेज की पहली अवस्था है, जिसमें बच्चा जो है वो समझने लगता है कि हमें जो है सोशल कांटेक्ट को ओरिएंट रखना है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना है। तो ये वाला जो है नैतिक विकास का लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी में शामिल थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में परिचर्चा के दौरान शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो आपको साफ दिख रहा है, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर समरूपता। तो इसमें जो है जेंडर पक्षपात हो रहा है। जेंडर पक्षपात यानी कि जेंडर के आधार पर भेदभाव करना, लड़के और लड़की में भेदभाव करना। तो इसमें जो है शिक्षक जेंडर पक्षपात का प्रदर्शन कर रहा है। सीटेट में हर साल जेंडर पक्षपात को लेकर ये क्वेश्चन जरूर आता ही है। फिर है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशील
प्रभावशील हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि किस तरह से जो है हम जेंडर भूमिका को, जेंडर भेदभाव जो है, जेंडर पक्षपात जो है उसको कम करने के लिए बच्चों में क्या एक्टिविटी करवाई जाए, क्या चीज जो है हेल्पफुल रहेगी। पहला है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यानी कि उस विषय के बारे में बात करें, ठीक है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व दे, यानी कि जेंडर की जो भूमिकाएं हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, उनके बारे में जो है उनको ज्यादा इंक्रीज करे। जेंडर पृथक खेल समूह, यानी कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग तरह के खेल खिलाए, उनको बताए कि ये लड़कियों के लिए फिक्स है, ये लड़कों के लिए फिक्स है, ठीक है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, यानी कि लड़कों को अलग बिठाए, लड़कियों को अलग बिठाए। तो इन तीनों में ही आप देख पा रहे हो कि तीनों में ही जो है जेंडर पक्षपात को इंक्रीज किया जाता है, रूढ़िवादिता को बढ़ाया जा रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा एक, ठीक है, कि अगर हमें जेंडर रूढ़िवादिता को कम करना है तो हमें पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए कि बच्चों सोचो कि घर में जो है मम्मी ही खाना क्यों बनाती है और पापा ही क्यों कमाने जाते हैं। तो उससे जो है बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि क्या हमारी ये जो भूमिकाएं हैं वो निश्चित कौन करता है, या क्यों हमेशा से हम ऐसा देखते आ रहे हैं। तो उसके बारे में जो है बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चंस जब बनते हैं तो बच्चे उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो परिचर्चा सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर फिफ्थ वन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक व सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा था, किसकी थ्योरी में जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर बात की गई है, प्लस बच्चों को जो है ज्ञान का सक्रिय जिज्ञासु या ज्ञान का निर्माता माना गया। तो लेव वाइगोत्स्की जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो मानते थे कि बच्चे जो हैं वो खुद अपने ज्ञान का विकास करते हैं, और उन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर जो है प्रकाश डाला था, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी भी आप जरूर देखेंगे सीडीपी में। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, जिंग शो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रही है नजमा, जो है खुद से बातें कर रही है। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो वाइगोत्स्की जो है इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, फाड़ या ढांचा, आत्मकेंद्रित वार्ता। तो वाइगोत्स्की जो है इस तरह की वार्ता को कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच, जिसमें बच्चा जो है खुद को इंस्ट्रक्शन देता है, खुद को जो है कुछ कार्य करने के लिए मदद करता है। ऐसे नहीं, ऐसे कई बार होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे कोई काम करते टाइम अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोत्स्की ने इसको व्यक्तिगत वार्ता कहा है। वही जो है जीन प्याजे ने भी अपनी थ्योरी में इस चीज की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने आत्मकेंद्रित वार्ता उसको कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। सेवेंथ है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पुनर्बलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का, फाड़ या ढांचा। तो इसमें जो है सही आंसर होगा हमारा फाड़ या ढांचा, फोर्थ ऑप्शन। यानी कि बच्चों को जो है ये आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा ही होगा कि जब बच्चे किसी प्रॉब्लम पर अटक जाते हैं तो बड़े जो होते हैं वो, जैसे कि ये लाइन है, यहाँ से बच्चों को ए से बी तक पहुंचना है, ठीक है। इसके बीच में जो है यहाँ पर बच्चों को समस्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने पुल बनाकर पुल की तरह जो है हेल्प कर दी, ठीक है। तो बच्चे जो है आसानी से थोड़ा सा धक्का या थोड़ी सी हेल्प के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो है इसको हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डिंग या फाड़ या ढांचा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बच्चों को सहारा देते हैं, इसको इसको जो मनोवैज्ञानिक भाषा में फाड़ या ढांचा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट होगा। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषित करता है? ठीक है, जीन प्याजे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीटेट में वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, जेंडर पक्षपात इन सबको लेकर क्वेश्चन नहीं आता हो। एक्चुअली सीटेट का जो पैटर्न है ना, सीटेट एग्जाम मान सकते हैं हम कि क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैंडर्ड के आते हैं, पर सबसे वो इम्पोर्टेंट बात या सबसे फायदे वाली बात आप ये कह सकते हो कि इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न फिक्स रहता है कि इतने क्वेश्चन जीन प्याजे से आने हैं, इतने वाइगोत्स्की से आने हैं, इतने जेंडर पक्षपात से आने हैं, ठीक है।
तो कुल मिला के हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। उस बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि सीटेट की सीडीपी की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है विशेषता क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने जीन प्याजे के बारे में तो पढ़ा ही है। जीन प्याजे जो है उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, कि बच्चे के संज्ञान का विकास किस तरह से होता है। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। क्रियात्मक या संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की थी, फिर पाक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप कह सकते हो जो 2 से 7 वर्ष की थी, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की थी, और फिर थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो आपके 11-12 से लेकर वयस्क अवस्था तक, ठीक है, वयस्क अवस्था तक थी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी विशेषता जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है, यानी कि 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। तो ये जो निगमनात्मक तर्क है, इसका अर्थ है कि किसी भी चीज को रूल्स के अकॉर्डिंग या लॉजिक का यूज करते हुए किसी भी चीज को समझना। तो ये जो अवस्था है वो हमारी 11 से वयस्क अवस्था तक आप कह सकते हो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। फिर है संरक्षण और कक्षा समावेश। तो इस अवस्था में जो है बच्चा समझ पाता है कि लंबाई चौड़ाई कक्षा का समावेश किस तरह से है, संरक्षण के बारे में समझ पाता है, भार अनुपात सब के बारे में समझ पाता है। तो ये जो एज है वो 7 से 11 की है, जिसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो सेकेंड होगा, राइट। थर्ड भी देख लेते हैं। आस्थि आस्थित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। पदार्थ स्थायित्व का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को, जैसे होता है कि जब बहुत छोटा बच्चा होता है, 2 से 3 महीने का, 3 से 4-5 महीने का बच्चा जो होता है, उस वो अगर कोई चीज देखी और उसके सामने से वो चीज हम गायब कर दे, हटा दे, तो उसको समझ में नहीं आता, वो समझ नहीं पाता, उसको लगता है कि वो चीज गायब ही हो गई, उसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। पर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 24 महीने का आप कह सकते हो, 11 से 24 महीने का जो बच्चा होता है, 1-1.5 साल का, उसको जो है समझ में आ जाता है अगर कोई चीज उसके सामने है और हम उसको हटा देते हैं और कह देते हैं कि अब तो हमारे पास है ही नहीं, तो वो जो है रोएगा, उस चीज के लिए जिद करेगा। उसको पता है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो चीज है, पर यहाँ से अभी गायब है। तो पदार्थ स्थायित्व जो है उसमें आ जाता है और अनुकरण के द्वारा बच्चा जो है वो सीखता है। तो ये हमारी पहली है, यानी कि क्रियात्मक या ज्ञानात्मक या संवेदी पेशी अवस्था जो हम 0 से 2 वर्ष कहते हैं, ठीक है। एक प्रतिक्रियात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी कि प्रतीकात्मक खेल का अर्थ है कि बच्चे जो है किसी भी खेल को खेलते टाइम उसकी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, उसमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। उस तरह की खेलों की जो अवस्था खेलों की जो प्रतिक्रिया निर्माण होती है वो अवस्था होती है दूसरी अवस्था हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो 2 से 7 वर्ष की एज में। तो ये जीन पैजे की चारों एज थी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन में जो है आपको जीन पैजे देखने को मिलता है और उनकी जो ये अवस्था है उससे रिलेटेड एक या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है, यानी कि प्याजे ने किस संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य में किस संरचना का जिक्र किया है, किस संरचना के बारे में बात की है। तो स्कीमा जो है वो जीन प्याजे के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, ठीक है। यानी कि बच्चे जो किसी भी चीज के बारे में अपने दिमाग में जो एक परसेप्शन तैयार करते हैं, किसी भी चीज के बारे में जो अपनी अवधारणा तैयार करते हैं, उसको जो है ये मनोवैज्ञानिक भाषा में स्कीमा कहा है। संज्ञानात्मक जो विकास है उसमें प्याजे ने स्कीमा कहा है, ठीक है। बाकी जो है अनुबंधन आपको पता है पावलोव का है, प्रबलन स्किनर का है, और अवलोकन अधिगम जो है बंडूरा का है। तो स्कीमा जो शब्द है वो प्याजे ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। आकलन यानी होता है असेसमेंट, ठीक है। आकलन करना, बच्चों ने कितना सीखा है वो देखना, उसकी जांच करना। तो उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, यानी कि बच्चों को बताना कि ये A ग्रेड में आता है, B ग्रेड में आता है, इतना कमजोर है, इतना होशियार है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, यानी कि बच्चों के बारे में समझना,
कि बच्चे किन किन चीज़ों के बारे में स्पष्ट है, किन चीज़ों में उनको कन्फ्यूज़न है। ठीक है, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, यानी कि बताना कि ये विद्यार्थी इतना होशियार है और उनको जो एग्जाम में जितने नंबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको नामांकन करना। रिपोर्ट कार्ड उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। देखिए ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल ही नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं और आपको जो है इसमें पॉजिटिव अप्रोच अपनानी होती है कि आप बच्चे को श्रेणी निर्धारित कर रहे हो कि ये होशियार है, ये कमजोर है, टैग लगा के बच्चे को बता रहे हो कि ये इस ग्रेड में आता है, ये उस ग्रेड में आता है, तो ये भी गलत है। और केवल उसकी परीक्षा के अंकों को देखकर उसके लिए उसको नामांकित करते हो, एडमिशन देते हो, ये भी गलत है। ठीक है, या फिर सिर्फ आप रिपोर्ट कार्ड में जो है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के लिए बच्चों का आकलन करते हो, तो ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी। ठीक है, जिसमें बच्चे कहाँ पर स्पष्टता, बच्चों कहाँ पर क्लियर है, कहाँ पर कंफ्यूज है, उस चीज को समझना और उसका समाधान करना। ठीक है, फिर 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ठीक है, बुद्धि जो एक टॉपिक है हमारा, बहुत ही बड़ा टॉपिक है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो बुद्धि के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। फिर है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। फिर तीसरा है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। फिर है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि जो है वो निश्चित योग्यता नहीं होती, बुद्धि में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये मानकीकृत परीक्षणों से, यानी कि सिर्फ हम जो जिन परीक्षणों से हम बुद्धि का निर्धारण करते हैं कि बुद्धि इस बच्चे में बुद्धि कितनी है या इस व्यक्ति में बुद्धि कितनी है, सिर्फ उसी को हम बुद्धि नहीं कहेंगे कि जितना मापन हुआ है उससे हम निर्धारित नहीं कर सकते। एक बुद्धि एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। बुद्धि जो है बहुपक्षीय होती है, केवल एक पक्ष पर ध्यान नहीं देती। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा कि बुद्धि बहुआयामी है। ठीक है, बुद्धि में बहुत सारी चीजें सम्मिलित होती हैं और ये जटिल प्रक्रिया है, बहुत सारी चीजों का समावेश है, कॉम्प्लेक्स एबिलिटी जो है वो है हमारी बुद्धि या इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, यानी एक से अधिक समाधान जो है वो निकालने की कोशिश करती है। इसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है। मौलिक होते यानी इससे पहले जो समाधान कभी खोजा नहीं गया है, अपने आप में एकदम नया जो है सॉल्यूशन खोजती हैं। तो रूही की जो योग्यता है उसको हम क्या कहेंगे, सर्जनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक और आत्म केंद्रित विचारक। तो इसका जो है सही ऑप्शन, सही आंसर होगा हमारा सर्जनात्मक विचारक। देखिए मौलिक गुणों का विकास या किसी भी चीज में मौलिकता प्रदर्शित करना और एक से अधिक समाधान के बारे में सोचना। ठीक है, तो ये हमारा जो है सृजनात्मकता का गुण होगा कि बच्चा जो है वो सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव चीजें करता है। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन हो गया हमारा। 13th क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए वंचित समूह जो होते हैं, बैकवर्ड क्लास जो होते हैं, या फिर वो बच्चे जिनको पूर्णतः जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, सुविधाएं कम होती है, वो बच्चे जो हैं उनकी सहभागिता अगर क्लास में कम हो रही है तो एक शिक्षक क्या कर सकता है जिससे उनकी सहभागिता बढ़े। ठीक है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल ही नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो गलत होगा। इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। फिर इन विद्यार्थियों में अपनी अपेक्षाओं को कम कर देना चाहिए, यानी कि अपनी जो आशाएं हैं उनसे कम कर देना कि इनसे तो कुछ नहीं होगा, ये भी गलत है। फिर है अपनी कक्षा पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बहुत ही साफ सा आंसर है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, तो इसका 4 जो है हमारा सही होगा। ठीक है, फिर 14th क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, यानी कि जो टीचर होता है उसको लेसन बनाकर या जो उसको पढ़ाना है उसकी योजना बनाकर नहीं जाना चाहिए, तो तैयार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नेगेटिव है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं।
सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो नेगेटिव हैं, आपको पॉजिटिव अप्रोच अपनानी होती है। तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, सक्रिय रूप से तैयारी करनी चाहिए, तैयार करना चाहिए, तो ये सही होगा। ठीक है। फिर 15th क्वेश्चन है, पठन वैकल्प्य बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या है। ठीक है। पठन वैकल्प्य यानी होता है आपके डिसलेक्सिया, एक बीमारी है जो पठन से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता। आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, उसमें जो ईशान को बीमारी होती है वो यही होती है। उसको जैसे जो जो भी वर्ड वो देख रहा है वो उसको अलग दिख रहा है, जैसे डॉग को गॉड पढ़ना। ठीक है। क्वेश्चन जो शब्द होते हैं वो उल्टे सीधे दिखना। तो डिसलेक्सिया नाम की बीमारी है, उसके लक्षण क्या है, न्यून अवधान विकार, यानी कि अवधान यानी कि जो अटेंशन है वो कम रहे, नहीं अटेंशन के बारे में नहीं होता। अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता यानी कि एकदम अच्छी गति से पढ़ पाए, तो ये भी गलत है। धारा, फिर नेक्स्ट सी है धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता यानी कि धारा प्रवाह नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है। इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, सही से नहीं पढ़ रहा है, तो ये हमारा होगा सही ऑप्शन। ठीक है। फोर्थ देख लेते, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, ये भी नहीं होगा, ये ADHD में होता है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा C या 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। इसमें जो है कुछ नहीं है, आपको सिर्फ हतोत्साहित शब्द को सही से समझना था, अक्षमता शब्द को सही समझना था। अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक भी भाषा में पकड़ अच्छी रखते हैं तो ऐसे जो क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम 15 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगी कि इससे भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आप देखिए अपना लेवल समझिए और तैयार हो जाइए सीटेट एग्जाम को देने के लिए। मुझे विश्वास है कि आपने ये तो डिसाइड कर ही लिया है कि आपको सीटेट क्रैक तो करना ही है, चाहे इससे कुछ और बेनिफिट हो ना हो, पर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने वाला जो बेनिफिट है वो 100% आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसके बाद के जो वीडियोस रहेंगे उनमें हम पांचों जो इसके 5 जो भाग हैं पांचों को डिस्कस करेंगे। CDP सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हिंदी इंग्लिश भी डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट और मैथ्स, सारे ही पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और कितने क्वेश्चंस जो है आपके सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी का लेवल क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।